बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आतिफ वकास और इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 15 के, दैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। तो इस चैप्टर में टोटल जो है हमारे पास 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं या शायद 11। उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम जो है दैट इज वी नॉट इज इक्वल टू 300 वोल्ट्स। एक वोल्टेज गिवन है, मैक्सिमम वोल्टेज, और हमसे आरएमएस वैल्यू मांगी है उसी वोल्टेज की। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट्स में हमारे पास करंट और वोल्टेज दोनों पीरियाडिकली वेरी करते हैं टाइम के साथ साथ। तो इनका जो फंक्शन होता है वो साइनोसाइडल फंक्शन होता है। चाहे आप वोल्टेज की बात करें चाहे करंट की बात करें, वो फिर कंपोनेंट्स इन द सर्किट पे डिपेंड करता है कि कब वो वोल्टेज और करंट जो है एक ही फेज में होंगे, कब उनके फेज में डिफरेंस होगा। सो ये सारी चीज़ें तफसील से आप पढ़ चुके हैं और आप चैप्टर नंबर 14 में एसी जनरेटर भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स होता है उसके अंदर अल्टरनेटिंग वोल्टेज या ईएमएफ डेवलप हो जाती है और उस वजह से करंट भी अल्टरनेटिंग होता है। बहरहाल हम यहाँ पर सिर्फ इन प्रॉब्लम्स में उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे जो थ्रू आउट 15 चैप्टर आप लोगों ने लर्न किए हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो सोर्स होता है उसकी करंट की बात करें या ईएमएफ की बात करें, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है ओवर द टाइम। व्हाट इज आरएमएस वैल्यू? आरएमएस वैल्यू फिर इसलिए हम इसमें यूज करते हैं, अगर आप इस तरह की पीरियाडिक जो है फंक्शंस का आप एवरेज ले लें, चाहे वोल्टेज है या करंट है, तो इस केस में हमारे पास उनके ग्राफ्स जो होते हैं वो साइनोसाइडल होते हैं। साइन का या काज का ग्राफ होता है। ये साइन का ग्राफ मैंने बनाया है। अब अगर इस तरह की वैल्यूज हैं कि जिसमें जिसका ग्राफ साइन की तरह बनता है तो उनका एवरेज हमेशा ज़ीरो आएगा, क्योंकि साइन के ग्राफ को अगर देखें जितनी पॉजिटिव वैल्यूज हैं इस हाफ साइकिल में पॉजिटिव वैल्यूज हैं, लेकिन अगले हाफ में फिर नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, तो इसका हम एवरेज लेते हैं तो ज़ीरो आ जाता है। अब हम अगर सर्किट की बात करें, सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट है तो उस सर्किट की वोल्टेज की हम कौन सी वैल्यू लेंगे जिसको हम आगे जाकर अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। सो जो हमारे इस्तेमाल में वोल्टेज की वैल्यू होती है, that is not the peak value. Actually we use the root mean square value of the voltage, and root mean square इसलिए लेते हैं कि चूंकि वोल्टेज का एवरेज जीरो आता है, हम उसके स्क्वेयर्स का एवरेज ले लेते हैं। तो वो तो चूंकि मीन स्क्वायर होता है और हमें स्क्वायर ऑफ वोल्टेज नहीं चाहिए होता, फिर हम उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं और हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है उसके लिए आरएमएस फाइंड करने के लिए। तो इस फार्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। वी नॉट की जगह 300 एंड √2 नीचे है, तो इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास आरएमएस वैल्यू फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर जो है दैट इज 212 वोल्ट्स। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो भी बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन उसमें अब करंट की बात हो रही है। वो पूछ रहे हैं कि जनाब आपके पास एक सर्किट है जिसमें अल्टरनेटिंग करंट है और उसकी आरएमएस वैल्यू दी गई है दैट इज 10 एम्पियर, एंड दे आस्क द पीक वैल्यू ऑफ करंट। करंट उस सर्किट में मैक्सिमम किस वैल्यू तक पहुंच सकता है। वंस अगेन वी यूज द सेम रिलेशनशिप एज वी डिड हेयर। यहाँ पर वोल्टेज के लिए अगर आप आई आर एम एस की बात करें तो आई आर एम एस भी उसी तरह वोल्टेज की तरह आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 आता है। तो इसको भी आप रीअरेंज करके आई नॉट के लिए लिख सकते हैं और जब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं यू गेट 14.1 एम्पियर। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल। आई वुड नॉट वेस्ट योर टाइम एंड ऑन दिस, सो वी मूव टू नेक्स्ट। द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज 15.3। उसमें एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, एक रास्ता कैपेसिटर, एक सर्किट है जिसके अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट है। उसमें कुछ वैल्यूज एक रिलेशनशिप उसने दी है वोल्टेज की। जाहिर है साइनोसाइडल वोल्टेज का एक्सप्रेशन इस तरह होता है। अब इसमें कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे यहाँ पर देखें V is equal to 16 sin 2 multiplied with 10 raised to power 3t। अब डियर स्टूडेंट्स, इसी में काफ़ी सारा डेटा छुपा हुआ है इस एक एक्सप्रेशन में।
तो यहाँ से हम मुख्तलिफ डेटा पिक कर सकते हैं। ये मैक्सिमम वोल्टेज है V0 दैट इज 16, और यहाँ पर ओमेगा की जगह T है, क्या 2 × 10⁻³ है। तो यहाँ से हम वो और डेटा भी पिक कर सकते हैं। सो इट्स अ गिवन डेटा। एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू उसने बताई है, जो सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगा हुआ है, दैट इज 0.5 माइक्रोफेराड। अब इसको माइक्रो की जगह मैंने 10⁻⁻⁻6 लिखा है, और 0.5 की वजह से एक और -1 ऊपर आ गया, तो ये 5 × 10⁻7 फेराड हो गया। अब मुझे फाइंड क्या करना है। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि ये जनाब उस सर्किट के अंदर वोल्टेज है, और ये उसमें लगी हुई कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। आपने फाइंड करना है क्या, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड करनी है, और करंट की पीक वैल्यू फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन कैपेसिटर की जो पोजीशन होती है उस करंट को, दैट इज एक्स सी, या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो इसका फार्मूला सिंपल है, 1/ओमेगा c। ओमेगा is the angular frequency of that current in the circuit or the voltage. So ये एक्चुअली ये ओमेगा उस अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स होता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी आप ले सकते हैं, जो कायल उस जनरेटर के अंदर घूम रहा है। जो रफ्तार उसकी घूमने की होती है वही यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर आप बात करें उसी कायल के आर्मेचर की, तो वो हम कहते हैं उसकी एंगुलर वेलोसिटी ये है। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को इन टर्म्स ऑफ जो है करंट्स में या वोल्टेजेस में यूज़ करते हैं, तो फिर इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज आपस में सेम होंगी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या यूनिफॉर्म पीरियाडिक मोशन है। अब इन दो फार्मूलाज को यूज़ करें और इसमें वैल्यू पुट करें, लेकिन चूंकि यहाँ पर ओमेगा है, हमें ओमेगा की वैल्यू कहाँ से मिलेगी। सी तो चलो हमारे पास मालूम है, तो ओमेगा की वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं वोल्टेज का जनरल एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ कि अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज जनरली इस तरह लिखा जा सकता है, V0 टाइम्स साइन ओमेगा टी। V0 is the maximum value of voltage that the circuit can have. It's a peak value, and omega is the angular frequency as I discussed. कि इस ओमेगा की वैल्यू अब आपने कहाँ से ढूंढनी है। अगर इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को आप इक्वेशन नंबर 1 के साथ कंपेयर करें, तो ये जो पार्ट है ये ओमेगा है, ठीक है। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, and we get omega is equal to 2 multiplied with 10⁻³ When we compare equation 1 and equation 2, here we have equation 1 and here we have equation 2. If I compare these two equations, I get omega is equal to 2000 radian per second, or 2 multiplied with 10⁻³ radians per second. And from the same equation, if I see, here I have 16, and that 16 is actually the peak value of the voltage in that circuit. So I write it there, V0 is 16 volts. तो मुझे ये दो वैल्यूज मिल गई merely comparing these two equations. ये given data है. Now substituting values in equation A. So equation A हमारे पास था XC is equal to 1 divided by omega C. So omega यहाँ से मिला, और जो है C की वैल्यू उसने बताई है, दैट इज 0.5 माइक्रोफेराड या 5 × 10⁻⁻7 फेराड। इफ यू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज हियर इन द फार्मूला ऑफ XC, यू गेट 1000 ओम। इज द रिजल्ट A। दो क्वेश्चन पूछे हैं, एक उसने कहा है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस मालूम करें उस कैपेसिटर की, एंड दूसरा उसने पूछा है कि आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बताएं। तो अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज मालूम है और आपको वहां पर मौजूद कैपेसिटर की रिएक्टेंस मालूम है, तो आप आसानी से इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके, यानी ये जो फार्मूला है, आप ऑब्टेन कर सकते हैं कि पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या आएगी। सो दैट इज 0.016 एम्पियर। देन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क कि एक कैपेसिटिव सर्किट है और उस सर्किट के अंदर वोल्टेज जो है
that is expressed by this expression. V is equal to 240 times the sine of 1.25 into 10 raised to the power 40 minus 30 डिग्री। क्या करना है, आपने वोल्टेज के लिए उसने एक्सप्रेशन दिया है, आपने करंट के लिए एक्सप्रेशन लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है ये आपको तभी समझ आ सकता है जब आप ये समझ गए हो कि किसी सर्किट के अंदर, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के अंदर जब सिर्फ कैपेसिटर होता है, कैपेसिटिव सर्किट होता है, तो वहां पर वोल्टेज और करंट के दरमियान जो है फेज डिफरेंस क्या होता है, और अगर आपको वो मालूम पड़ जाए तो आप डायरेक्ट करंट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। लेकिन करंट का एक्सप्रेशन लिखने से पहले आपको करना क्या है, स्ट्रेटेजी क्या करनी है, यूज करनी है। आप इसी एक्सप्रेशन को दोबारा लिखेंगे और यहां से करंट के लिए रिक्वायर्ड जो पैरामीटर्स हमें चाहिए होंगे करंट के एक्सप्रेशन में जिसको हमने लिखना है, वो यहां से पिक कर लें। अब यहां पर करंट के एक्सप्रेशन में हमने जाहिर है करंट का जनरल जो एक्सप्रेशन है दैट इज आई नॉट टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इस तरह की कोई जनरल एक्सप्रेशन आप करंट के लिए लिख सकते हैं। बट व्हाट वुड बी दैट एक्सप्रेशन इन दिस केस? सो हमें आई नॉट चाहिए होगा, हमें फाई चाहिए होगा और हमें ओमेगा चाहिए होगा। ठीक है, ओमेगा मालूम है। ठीक है, तो अब इससे ये सारा डेटा हमें मिल सकता है, इस एक्सप्रेशन से। आई नॉट को फाइंड करने के लिए फिर मुझे एक्स सी भी चाहिए होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और वो आगे हम सॉल्व करते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरह। बहरहाल जनरल एक्सप्रेशन मैं लिख लेता हूं वोल्टेज के लिए ताकि मैं उन दोनों को कंपेयर करके यहां से डेटा पिक कर सकूं। सो आई जस्ट राइटिंग this equation is V naught sine omega t plus phi, and then I will compare these two, equation 1 and equation 2. So I would obtain omega is equal to 1.25 into 10 raised to the power 4 radians per second. ये जो है ये सेक्शन, ये आपके पास ओमेगा है, ये ओमेगा है, और साथ में वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू 240 है, मैंने वहां लिख लिया है। अब जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप करंट का एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो करंट का एक्सप्रेशन जो है ऑब्वियसली उसमें आई नॉट भी चाहिए होगा और दूसरा फेज ऑफ करंट चाहिए होगा। ये जो साइन या कास के बाद जितना भी एंगल वगैरह होता है उसको फेज कहा जाता है, ये आप लोग जानते होंगे क्योंकि थ्रू आउट द चैप्टर इसका बार बार जिक्र होता रहा है। सो इस केस में, करंट के केस में फेज क्या होगा, ये सर्किट का नेचर उसने चूंकि बता दिया है कि सर्किट के अंदर सिर्फ कैपेसिटर है, तो ये कैपेसिटिव सर्किट है। अब हमने ओमेगा की वैल्यू से एक्स सी की वैल्यू फाइंड करनी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू, चूंकि उसको यूज करके मैंने मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेता हूँ ओमेगा की जगह और कैपेसिटेंस की जगह, और मुझे 8000 ओहम कैपेसिटिव रिएक्टेंस मिल जाता है। जब मुझे कैपेसिटिव रिएक्टेंस मालूम है और उस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज जा रही है उसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे मालूम है, तो यहाँ से मैं करंट की भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, एंड दैट इज वी नॉट डिवाइडेड बाय एक्स सी। इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की तरह की कोई चीज जिसको ओहम में हम लिख सकते हैं, दैट इज एक्स सी, और उसको अगर आप लिखें volt per ohm is ampere, so we obtain the maximum current in the circuit, that is 0.03 amperes. अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि एसी सर्किट के अंदर करंट जो है वो वोल्टेज को लीड कर रही होती है, करंट आगे होती है, वोल्टेज पीछे होता है। अगर उन दोनों के ग्राफ बनाऊं मैं यहाँ पर, तो अगर मैं कहूं कि करंट जैसे कि यहाँ पर गिवन है, वोल्टेज यहाँ पर गिवन है, साइनोसाइडल है, लेट्स से मैं कहता हूँ ये वोल्टेज है, लेकिन चूंकि उसने कहा है कि वो -90 -30 कोई एंगल बनाया हुआ है, तो
ये आगे पीछे से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन सिर्फ मैंने यहाँ पर बताना मेरा मकसूद है कि आपको बताऊं कि फेज डिफरेंस उसमें किस तरह होता है। तो अगर ब्लू से मैं वोल्टेज शो कर रहा हूँ तो मैं करंट को शो कर सकता हूँ इस दूसरे कलर से, ताकि आपको फर्क वाज़ेह नजर आ जाए। अब वोल्टेज ब्लू है, करंट क्या है? करंट इस केस में आगे है या पीछे? जैसे कि मैंने कहा कि ये 90 डिग्री आगे जा रहा है, तो ये यहां से बिगिन होगा ऐसे। तो अगर जहां पर वोल्टेज की वैल्यू 0 है वहां पर करंट मैक्सिमम है। फिर आगे चलते जाएंगे तो अगर आप देखें कि फेज ऑफ करंट is 90 degree more than phase of voltage. Now phase of voltage is given is this. This is the phase of voltage, and when we add 90 degree into it we get phase of current phi I. मैंने I इसके साथ लिखा है ताकि आप इसको समझ सकें कि ये मैं करंट के फेज की बात कर रहा हूँ, वोल्टेज वाले फेज के साथ मैंने V लिखा हुआ है। आप जो भी सिंबल यूज करें, जिस बुक से पढ़ रहे हो, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ सिंबल यूज होंगे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि एक रास्त कैपेसिटर जो सिचुएशन होती है वहां पर वोल्टेज ड्रॉप पीछे होता है, करंट आगे होता है 90 डिग्री के साथ। और इस तरीके से फिर मैं फेज फाइंड कर लेता हूं करंट का, और ये फेज जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जनरल एक्सप्रेशन फॉर द करंट में, सो करंट का मैक्सिमम मुझे मालूम है 0.03, और बाकी उसी तरह ओमेगा की वैल्यू मालूम है, उसी तरह लिख ली। लेकिन जहां पर मैंने ये कैलकुलेशन की है -30 + 90, यहाँ से मुझे 60 मिला। तो ये वो एक्सप्रेशन है जो उस सर्किट में मौजूद करंट के लिए हम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें उसकी तरफ चलते हैं। गिवन डेटा जो है दैट इज 100 माइक्रो हेनरी एल, यानी एक इंडक्टिव सर्किट है, और उस सर्किट के अंदर इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस गिवन है 100 माइक्रो हेनरी, एंड उसके अंदर मौजूद जो करंट है दैट इज 10 मिली एम्पियर्स। वोल्टेज गिवन है 6.3 वोल्ट्स। रिक्वायर्ड डेटा आपको क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए उस सर्किट के अंदर मौजूद करंट की या वोल्टेज की। तो वो हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? It's really simple. That is because from the definition of inductive reactance कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टेंस के दरमियान रिलेशनशिप जो है दैट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, एंड XL is equal to omega L. If I substitute, if I rearrange this equation and I substitute V by I for XL, that is because from Ohm law V is equal to IR, but in this case R is replaced by inductive reactance. So if I rearrange this, I get XL equals to V divided by I. If I substitute it here, I get this expression, and if I rearrange this expression, I get expression for the frequency. I know all the values that are जिसमें L है 100 एंड I है 10 और इस तरह वोल्टेज है 6.3। डियर स्टूडेंट्स, एक बात और भी याद रखें कि चूंकि L जो है वो माइक्रो हेनरी में है, पहले आपने उसको यूनिट्स में लेके जाना है, यानी हेनरीज में वो प्रीफिक्स खत्म करनी है 10-6 से, 10 raised to the power -6 से मल्टीप्लाई करके। एंड इफ यू लुक एट दिस वन, ये मिली एम्पियर्स में है तो इसको 10 raised to the power -3 से मल्टीप्लाई करके आप पहले एम्पियर्स में कन्वर्ट कर लें, और फिर उन सारी वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके फ्रीक्वेंसी की कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी है। And then we move to next problem. The next problem is about the same situation, but here दो different जो है इंडक्टर्स गिवन हैं, और पहले केस में दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो अगर उस इंडक्टर के एकरास फ्रीक्वेंसी F1 हो तो फिर उसका जो है
इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, और अगर उस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज हो, F2 हो, तब उसका रिएक्टेंस क्या होगा, तो ये फाइंड करना है। और फिर ये बताना है कि चूंकि दोनों केसेस में डिफरेंट आरएमएस वैल्यूज ऑफ करंट होंगी, तो वो भी हमने बतानी है। बहरहाल ये फार्मूला जो है XL के लिए वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी उस प्रॉब्लम में, कि दैट इज ओमेगा एल। ओमेगा की जगह 2 पाई एफ पुट कर लें, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। XL1 अगर फाइंड करना है तो उसके लिए F1 की वैल्यूज पुट करेंगे, और अगर आपको XL2 चाहिए तो उसके लिए F2 की वैल्यू पुट करेंगे। बाकी L दोनों के लिए सेम है। ये मुझे उम्मीद है आप कर सकेंगे। नेक्स्ट में जो है IRMS यानी करंट की RMS वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूला VRMS डिवाइडेड बाय द पोजीशन ऑफ द सर्किट, impedance of the circuit, तो reactance of the circuit, so VRMS divided by XL। XL फर्स्ट केस में डिफरेंट है, दूसरे केस में डिफरेंट है, तो दोनों केसेस में RMS वैल्यूज भी डिफरेंट है। तो RMS1 के लिए आपने XL1 की वैल्यू पुट करनी है, RMS2 के लिए आपने XL2 की वैल्यू पुट करनी है। एंड वंस अगेन आई वुड रिमाइंड यू कि चूंकि यहाँ पर हमें मजबूरन वो वैल्यूज दोबारा दूसरे फार्मूले में यूज करने होंगे जो गिवन डेटा में नहीं है, हमने ऑब्टेन किए हैं, इसलिए आपको इंतहाई केयरफुली पहला आंसर चेक करना होगा ताकि उसको दूसरे फार्मूले में पुट करके हम दूसरा आंसर निकालें तो उसमें गलती ना हो। अगर पहला आप गलत कर लेते हैं, कभी कभी जल्दी में बंदे से कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, तो अगर इस तरह की गलती आपसे हो जाती है तो फिर आपका दूसरा जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपने ये डेटा यूज़ करना है। तो इंतहाई केयरफुली आपने ये डेटा चेक करना है, आंसर के साथ यूनिट लाजमी लिखने हैं और आंसर को सही लिखना है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है दैट इज अबाउट एन RLC सर्किट। एक RLC सर्किट है जिसके अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस भी होती है और इंडक्टेंस भी होती है और कैपेसिटेंस भी होती है। तीन तरह के कंपोनेंट्स लगे होते हैं, एक रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। वो तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, सेम सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट and alternating voltage is applied across all these three components, and you know in details you have studied it in your chapter number 15 कि आप कि उसमें जो है क्या सीन होता है अगर आप बात करें उस सर्किट के अंदर मौजूद करंट की, तो उसकी RMS वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कौन सी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर उसने कहा है कि सर्किट में रेजोनेंस है तो आप उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। डियर स्टूडेंट्स, रेजोनेंस जो होता है, रेजोनेंस में एक चीज आप याद रखेंगे, जब सर्किट के अंदर रेजोनेंस होता है तो RLC सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ, तो रेजोनेंस पे मैक्सिमम पावर होता है। अब आप लोगों ने मुख्तलिफ सर्किट्स इस चैप्टर के अंदर पढ़े हैं। सबसे पहले आपने स्टार्ट लिया था एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट से, फिर आपने प्योर कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा, प्योर इंडक्टिव सर्किट पढ़ा, फिर आपने इनको मिलाया, आपने रेजिस्टर और कैपेसिटर को आपस में सीरीज में लगा के देखा, फिर आपने रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को आपस में सीरीज में लगा के देखा। इन सारी सिचुएशंस में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अगर प्योर कैपेसिटर हो, प्योर रेजिस्टर हो, तो पावर डिसिपेशन, एवरेज पावर डिसिपेशन जो है दैट इज जीरो, बिकॉज उसकी पूरी डिटेल आपने पढ़ी थी कि उसमें एवरेज जो है जितने पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं उतनी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, जीरो आ जाता है। बट अक्रॉस द रेजिस्टर सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट हो तो मैक्सिमम पावर लॉस होती है, डिसिपेशन होती है, और अक्रॉस रेजिस्टर जो है पावर दैट इज मैक्सिमम। रीज़न उसका ये है कि रेजिस्टर के अक्रॉस जो है वोल्टेज और करंट के दरमियान फेज डिफरेंस नहीं होता, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। जबकि कैपेसिटर के केस में या इंडक्टर के केस में दोनों के अक्रॉस जो करंट और वोल्टेज हैं उनका एक पॉजिटिव होता है तो कभी दूसरा नेगेटिव होता है,
दूसरा नेगेटिव होता है तो पहला पॉजिटिव हो जाता है, कभी दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, कभी दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन जब उनका एवरेज लिया जाए तो उससे 0 रिजल्ट मिलता है। रेजोनेंस के केस में हमने करना क्या है, आप आरएलसी सर्किट का इम्पीडेंस ट्रायंगल मुझे उम्मीद है आप वो जानते हैं, क्योंकि आपने तफसील से ये सारा कुछ चैप्टर में पढ़ा हुआ है। बहरहाल यहाँ पर मैं उसको दोबारा बना के ये शो करता हूँ कि ये Z है, Z इज़ द इम्पीडेंस ऑफ दैट ट्रायंगल, दिस इज इम्पीडेंस ट्रायंगल। ये सर्किट का इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस के अंदर सारी रेजिस्टेंसेस मौजूद होती हैं, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम इम्पीडेंस कहते हैं, या नेट इफेक्टिव अपोजिशन को हम इम्पीडेंस कहते हैं। इसमें ये जो है ये R होता है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं RLC सर्किट की। अगर RLC सर्किट है तो या वो डायग्राम इस तरह बनेगा, क्योंकि अगर RL माइनस RC इन दो, या XL और XC में लिख लूं कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए जी, अगर इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम है इंडक्टिव रिएक्टेंस से। अब अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है यानी ओमेगा एल ज्यादा है 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी से, तो ये ऊपर की तरफ बनेगा, इसका फाई जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी वोल्टेज लीड करेगी करंट को। बट अगर आपके पास सर्किट इस तरह है कि उसके अंदर मौजूद कैपेसिटर और इंडक्टर के हिसाब से कैपेसिटर की रिएक्टेंस इंडक्टर की रिएक्टेंस से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, ये इस तरह नीचे होगा, अल्फा की जो या फाई की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। मतलब ये है कि अब आपके पास वोल्टेज जो है वो आगे होगी, करंट पीछे होगा, सॉरी इस केस में करंट आगे होगी और वोल्टेज पीछे होगी। तो जो भी केस हो, लेकिन यहां पे वो कह रहा है कि रेजोनेंस है। रेजोनेंस वो केस होता है कि जब XL और XC दोनों इक्वल होते हैं और प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह सिचुएशन हो जाती है, मैक्सिमम पावर होता है, पीक मिलता है हमें उस कर्व का, जो हम पावर और फ्रीक्वेंसी का कर्व अगर बनाएं तो जिस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम पावर मिलती है उसको हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और वो फ्रीक्वेंसी हम ऑब्टेन कर सकते हैं जब हमारे पास सर्किट में मौजूद इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस और उसके अंदर मौजूद कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता करंट और वोल्टेज में, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन जो है ये दोनों जीरो हो जाते हैं। मुकम्मल तौर पर सिर्फ रेजिस्टेंस और जो है करंट और वोल्टेज की दो लाइनें रह जाती हैं हमारे पास। और ऐसे केस में सिचुएशन ये होगी, अगर ये करंट है तो यही वोल्टेज की लाइन होगी, यही करंट भी होगी, नो फेज डिफरेंस, मैक्सिमम पावर, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। सो रेजोनेंस की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ये वो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, एल भी मौजूद है, सी भी मौजूद है। याद रहे एल मिली हेनरी में है, इसको 10-3 से रेज़ टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करें। सी जो है 5 माइक्रोफेराड है, उसको 10 रेज़ टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करें। एंड देन if you substitute here you get resonance frequency, and then you need RMS value of current in that circuit. Circuit में एक ही current चल रही है because they all are in series. So RMS value of current is obtained by VRMS divided by impedance of the circuit. But as I discussed कि XL और XC तो आपस में बराबर हैं, तो इम्पीडेंस जो है सिर्फ रेजिस्टेंस ही हो सकती है, तो यहां पर मैं R लिख लेता हूं इंस्टेड ऑफ Z। और अब इस फार्मूले में भी आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, VRMS मालूम है, R जो है गिवन है, यू कैन इजीली कैलकुलेट IRMS ऑफ दिस सर्किट। एंड देन इन प्रॉब्लम नंबर 15.8 इट्स अ RL सीरीज सर्किट। इस RL सीरीज सर्किट में हमारे पास जो गिवन डेटा है, एक जाहिर है RL सीरीज सर्किट है तो इसमें एक रेजिस्टर है और एक
इंडक्टर है और दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। अब इंडक्टर की इंडक्टेंस गिवन है, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर गिवन है, दैट इज 120 वोल्ट्स। मैं इसका यूनिट लिख लूं, और फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट अल्टरनेटिंग करंट या एसी सोर्स इज 50 हर्ट्ज। सो आपने करना क्या है, आपने इस सर्किट के अंदर V क्या है, टोटल जो वोल्टेज होगी, वोल्टेज ड्रॉप, दैट इज V, एंड आपने उस सर्किट में फेज एंगल फाइंड करना है। फेज एंगल उस एंगल को कहते हैं जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया, इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टर फेज एंगल इज 0, इन केस ऑफ कैपेसिटर जो है, अगर सिर्फ कैपेसिटर प्योर कैपेसिटिव सर्किट, तो वो फेज एंगल जो है वो चूंकि नेगेटिव होता है, उसमें करंट आगे होती है, वोल्टेज पीछे होती है, बट इन केस ऑफ इंडक्टर वो पॉजिटिव होती है, बिकॉज वोल्टेज आगे होती है, करंट पीछे होता है। तो यहाँ पर मैं वोल्टेज का जनरल फार्मूला इम्पीडेंस ट्रायंगल से लिख सकता हूँ VL स्क्वायर और VR स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने उनके फेजर डायग्राम लिखे हुए हैं, वोल्टेज वेक्टर नहीं है और ना हम उस पे वो वेक्टर रूल्स अप्लाई कर सकते, बट यहाँ पर चूंकि हम वोल्टेज को फेजर से शो कर रहे हैं और फेजर एक वेक्टर है, इट्स जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट एक्चुअल फिनोमेना। सो वी एक तरह की मॉडलिंग हमने इसकी की हुई है, तो इसमें ये वेक्टर्स की तरह का बिहेव करते हैं। यहाँ से आपको नेट इफेक्टिव वोल्टेज मिल सकती है, and that is VL square plus VR square. But what is VL? VR is given as 120 volt, but we don't know about the VL. So VL find करने के लिए करंट को XL से मल्टीप्लाई करें, इंडक्टिव रिएक्टेंस से मल्टीप्लाई करें। But what is inductive reactance in this case? I don't know. So I have to calculate it. कैसे? Inductive reactance is omega times L. Omega multiplied with L. What is omega? Omega is 2 pi f. F given है, F से आप ओमेगा फाइंड करेंगे और ओमेगा की इस वैल्यू को जब आप L के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ओमेगा L करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको XL मिलेगा। यहां से आपको XL मिलेगा, उस XL को करंट के साथ मल्टीप्लाई करके आप VL फाइंड कर सकते हैं। बट वेट, वी डोंट हैव करंट, वेयर फ्रॉम वी कैन गेट द करंट इन द सर्किट? सर्किट के अंदर चूंकि R और L दोनों सीरीज में है, तो करंट सर्किट में एक ही करंट है, आप कहीं से भी फाइंड करें वही करंट सारे कंपोनेंट्स के अक्रॉस होगा। सो आई नो द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस R and I know the value of R, so I can use Ohm law to get current in the circuit. When I get this current, I would substitute this into the above formula. I यहां से आ जाएगी, XL यहां से आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे VL मिलेगा। VL इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लें एंड यू गेट द टोटल वोल्टेज। ये तो हुई बात किस चीज की? V की। V तो मिल गया। अब फेज एंगल, फेज एंगल जो है, ये फेज एंगल फाइंड करने के लिए आप ये डायग्राम यूज कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीजें नोन है? R नोन है, गिवन है स्टार्ट में, और V जो है वो हमने यहां से फाइंड कर ली होगी। तो आप cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, आप वहां से कर सकते हैं ये एंगल फाइंड। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं XL और R की वैल्यू यूज करना चाहता हूं, तो फिर आप यूं भी कर सकते हैं कि वही इंपीडेंस, इसको इसी ट्रायंगल को इंपीडेंस के लिए लिखें, यानी V इज इक्वल टू IG, जैसा कि आपकी बुक में भी है और आपने लेक्चर के दौरान इसको डिटेल से देखा भी है। ये I टाइम्स Z, ये IL, ये IR, I सब में है, लिखूं या ना लिखूं, तो ये सिचुएशन बन जाती। अब इस केस में R और XL, अगर XL यहां से फाइंड किया हो इस तरीके से, तो ये दोनों आपको मालूम है, आप टेंजेंट थीटा यूज करें, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, और फिर थीटा उधर, टेंजेंट उधर जाएगा, टेंजेंट इनवर्स इज इक्वल टू XL डिवाइडेड बाई R।
So this way you can get the phase angle एंड इसके साथ ही ये जो हमारे 15.8 तक प्रॉब्लम्स हैं ये हो गए हैं, दो मज़ीद प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 15.9, इसमें एक आरसी सर्किट दिया गया है और इस सर्किट के अंदर मौजूद एक रेजिस्टेंस है, रजिस्टर की रेजिस्टेंस 30 ओहम, कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 79.5 माइक्रोफेराड, 10 माइनस रेज़ टू द पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करके इसको फेराड में चेंज करना है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, वोल्टेज जो है दैट इज 100 वोल्ट। इस गिवन डेटा से हमने क्या करना है, इम्पीडेंस मांगी है, यानी नेट इफेक्टिव अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज इन दैट सर्किट। बी जो है करंट है, फाइंड करना है क्या होगा। फाई फेज एंगल फाइंड करना है एंड करंट की एक्सप्रेशन लिखनी। तो इट्स वेरी सिंपल। जी जो है इस केस में इम्पीडेंस को मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और चूंकि एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर है, दोनों सिर्फ एक कोई और कंपोनेंट नहीं है, इसलिए इनका स्क्वायर, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल जो हम बार बार अक्सर बनाते होते हैं। तो इस तरह एक्स सी का तो चूंकि इससे डिफरेंट होगा, एक्स सी के केस में ये डाउनवर्ड होगा क्योंकि वोल्टेज पीछे होती है, करंट आगे होती है, ठीक है ना। तो इससे ये वाला एंगल फाइंड करना है फाई, ठीक है। तो गिवन डेटा से हम सबसे पहले जी फाइंड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। यहाँ पर एक्स सी चूँकि डायरेक्टली मालूम नहीं है, लेकिन एक्स सी बड़ा आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं 1/2 पाई एफ सी से। एफ मालूम है, सी मालूम है, इससे एक्स सी मालूम हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर ले यहाँ पर, आपको जी की वैल्यू मिल जाएगी। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है करंट फाइंड करनी है, तो करंट आई इज इक्वल टू वी बाई जी। पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस हमने शामिल करनी है। वजह यह है कि करंट चूंकि पूरे सर्किट में एक ही करंट है तो सारे के सारे कंपोनेंट्स वहाँ पे शामिल हैं, इसलिए वी बाई जी मैं कर लेता हूँ। जी जो है इस सर्किट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से मिला है, इससे वोल्टेज मिल जाएगी, सॉरी करंट मिल जाएगी, और इस करंट का ये जो है रिजल्ट बी है, इससे हमें करंट मिल जाएगी। और फिर जो है फाई फाइंड करने के लिए वंस अगेन इम्पीडेंस ट्रायंगल टेंजेंट थीटा जो है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर इस केस में वी सी है, या अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेस लिखूं, इसको आई, अगर इम्पीडेंस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर मैं एक्स सी लिख सकता हूँ, यहाँ पर सिर्फ आर लिख सकता हूँ, यहाँ पर जी लिख सकता हूँ। तो जो भी आपको मुनासिब लगे इन टर्म्स ऑफ वी फाइंड करें या इन टर्म्स ऑफ जी। एंड देन फाइनली आपने एक्सप्रेशन फॉर करंट लिखनी है, क्योंकि आई नाट है और साइन ओमेगा टी। सो आई नाट कहाँ से आएगा, आई मौजूद है क्योंकि आपने फाइंड कर लिया होगा, सिंपली इसको 200 से मल्टीप्लाई करें एंड यू गेट आई नाट। इफ यू सब्स्टिट्यूट दैट आई नाट हियर यू गेट द एक्सप्रेशन फॉर करंट। ओमेगा मालूम, टी मालूम, उसी तरह ही टी लिख सकते हैं अगर उसकी वैल्यू, चूंकि ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये टाइम पे डिपेंड करता है, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट होता है। फाई की वैल्यू यहाँ से मिली है, सो यू कैन दिस वे सॉल्व इट। एंड नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो मैं विलिंगली आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, उसमें आपने पावर फाइंड करना है। पावर का फार्मूला आई वी कास फाई है, ये कास फाई पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर फाइंड करने के लिए आपको फाई मालूम होना चाहिए। फाई कहाँ से मालूम होगा, इम्पीडेंस ट्रायंगल होगा, इम्पीडेंस ट्रायंगल या वोल्टेज। अब इन केस ऑफ इंडक्टेंस, ये इंडक्टर के केस में इस तरह होता है, वी ऊपर होता है और वी आर इधर होता है, इनके दरमियान फाई, उसी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। ये वी एल है, वी एल डिवाइड बाई वी इज साइन थीटा या साइन फाई, और साइन को उधर ले जाएं, साइन इनवर्स ऑफ दैट गिव यू व्हाट, गिव यू फाई, and you use this into this expression and you get power of that circuit. So डेटा वहाँ पर मौजूद है, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको सॉल्व करें और मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।